everyone, I'm Sierra Kumari and I welcome you all to Vision to Victory Pathshala. So this is a revision video of income from house property for CA Inter स्टूडेंट्स. ठीक है. ये जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है सीए इंटर में आपका 5 to 6 मार्क्स का रहता है. ओके. सो गाइज आप लोग क्या करना है, आप लोग बस कैलकुलेटर ले लो अपने साथ, कॉपी ले लो और पेन ले लो और मेरे साथ 1 घंटा बैठ जाओ एंड आई बेट ये 1 आवर में आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी और आपका ये 5-6 मार्क्स तो पक्का हाथ में. बस आप ध्यान से सुनने का कोशिश करना मैं जो जो बोलूँगी. ठीक है. अपने एकदम भी टाइम वेस्ट नहीं करते. लेट्स गेट इट स्टार्टेड. तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का अगर बात करें तो आप बताओ कि क्या इनकम आएगा यहाँ पे. ऑब्वियसली रेंटल इनकम आएगा. यहाँ पे क्या आएगा, रेंटल इनकम आएगा. अच्छा वी नो कि आप कोई भी इनकम कमाते हो 5 में किसी ना किसी में जाता है. इधर इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, पीजीबीपी या अदर सोर्सेज में. राइट. अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. मतलब आप जो भी इनकम हाउस प्रॉपर्टी से कमाओगे वो कहाँ आएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा. राइट. अब हम स्टार्ट करते हैं चार्जिंग सेक्शन. इसका सेक्शन 22 क्या बोलते हैं कि आपका 2 कंडीशन फुलफिल होना चाहिए. 2 कंडीशन फुलफिल होना चाहिए आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आने के लिए. पहला ऑब्वियसली हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए. क्या होना चाहिए, हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए. दूसरा उस हाउस प्रॉपर्टी के आप ओनर होने चाहिए. उस हाउस प्रॉपर्टी के आप ओनर होने चाहिए. सुनो ना, हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए. अगर मेरा लैंड है और उसको मैं रेंट में लगा रही हूँ, क्या उससे जो मेरे को रेंटल इनकम आ रहा है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा? नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? क्योंकि लैंड इज नॉट हाउस प्रॉपर्टी ना. लैंड और उसके ऊपर अटैच बिल्डिंग होना चाहिए तब वो कहलाता है हाउस प्रॉपर्टी. क्लियर. ठीक है. पहला चीज. दूसरा याद रखना, क्या सिर्फ कॉमर्शियल हाउस, सिर्फ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी से जो आप इनकम कमाओगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा? नहीं. इट इंक्लूड्स बोथ रेसिडेंशियल एंड कॉमर्शियल प्रॉपर्टी. आप गोडाउन या फिर कुछ भी आप रेंट में लगा रहे हो, आपका उससे जो भी रेंट आएगा आपका यहाँ पे इनकम जो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में चार्जेबल होगा. ठीक है. चार्जिंग सेक्शन खत्म. यहाँ पे दूसरी बात, यहाँ पे अब अपने समझते हैं कि कितने टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी होते हैं. एक होता है आपका लेट आउट प्रॉपर्टी. आपका ऐसा हाउस प्रॉपर्टी जो आप रेंट में लगा दिए हो, हाउस प्रॉपर्टी जो आप रेंट में लगा दिए हो वो क्या होता है, वो लेट आउट प्रॉपर्टी होता है. दूसरा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, वो क्या होता है, जिसमें आप खुद रह रहे हो, वो होता है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी. राइट. और तीसरा होता है डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी. मतलब क्या कि आपका जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है ना, सिर्फ 2 ही हो सकता है. ठीक है. आपका कितना भी हो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट बोलती है आपका सिर्फ 2 ही अपने सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मानेंगे. और अगर आपका 3-4 है तो 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होगा, जितना रिमेनिंग है ना वो आपका डीम लेट आउट प्रॉपर्टी हो जाएगा. मतलब ये कि आप उसको लेट आउट नहीं कर रखे हो. क्या आप लोग उसको लेट आउट नहीं कर रखे हो तो भी अपने मानेंगे कि आप उससे रेंट कमा रहे हो और वो डीम लेट आउट प्रॉपर्टी हो जाएगा. और जैसे अपने लेट आउट प्रॉपर्टी का कैलकुलेट करते हैं इनकम, सिमिलरली विल कैलकुलेट सेम फॉर डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी. राइट. नाउ लेट्स सी कि कंप्यूट कैसे करते हैं हाउस प्रॉपर्टी का इनकम को. ठीक है. फॉर एग्जांपल मान लो मेरा हाउस प्रॉपर्टी है और मैं उसको रेंट में लगाई हूँ. मेरे को रेंट इसका आ रहा है 50,000 आ रहा है. ठीक है. लेकिन कैश मेरे को 35,000 मिल रहा है और 15,000 मेरे को बैंक में मिल रहा है. मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ कि 15,000 मैं इसे बैंक में ले रही हूँ? क्योंकि कैश का किसको पता, गवर्नमेंट को थोड़ी पता चल रहा है मेरे को 35,000 कैश मिल रहा है. मेरे दिमाग में है कि भाई मेरे बैंक में 15,000 आ रहा है, गवर्नमेंट को लगेगा मैं 50,000 रेंट सिर्फ कलेक्ट कर रही हूँ और मेरे को टैक्स जो है वो सिर्फ 15,000 में देना पड़ेगा. राइट. लेकिन नहीं, देयर इज अ प्रॉपर कंप्यूटेशन मेथड कि कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, रेंट को कैसे हम लोग इनकम कैलकुलेट करेंगे. ठीक है. तो देखो सबसे पहले क्या होता है, म्युनिसिपल वैल्यू. म्युनिसिपल वैल्यू क्या होता है कि म्युनिसिपैलिटी रिकॉर्ड के हिसाब से आपका जो हाउस प्रॉपर्टी है उसका क्या रेंट होना चाहिए वो लेंगे. उसके बाद हम लोग लेंगे फेयर रेंट. फेयर रेंट क्या होता है कि आपका जहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी है उसके अगल बगल में जितना घर है उसका नॉर्मल रेंट कितना है उसको हम लोग बोलते हैं फेयर रेंट. ठीक है. म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में विच एवर इज हायर लेंगे. उसके बाद हम लोग उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से. स्टैंडर्ड रेंट क्या है, रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से आप एक हाउस प्रॉपर्टी के लिए कितना मैक्सिमम रेंट ले सकते हो वो होता है स्टैंडर्ड रेंट. तो हम लोग क्या किए, पहले म्युनिसिपल वैल्यू लिए, फिर फेयर रेंट लिए, विच एवर इज हायर लिए, फिर उसको किससे कंपेयर किए, स्टैंडर्ड रेंट से, और फिर विच एवर इज लोअर लिए, और हम लोग का क्या आ गया, एक्सपेक्टेड रेंट. अब जब एक्सपेक्टेड रेंट आया अब उसको हम लोग कंपेयर करेंगे अपने एक्चुअल रेंट से कि एक्चुअली मेरे को कितना रेंट रिसीव हो रहा है. ठीक है. वो क्या होता है, एक्चुअल रेंट होता है मेरा. अब देखो एक्चुअल रेंट, अब फॉर एग्जांपल मैं अगर बोल भी रही हूँ कि मेरे को 15,000 रेंट मिल रहा है, तो यहाँ पे जो एक्चुअल रेंट है आपका कहाँ किससे कंपेयर किया जा रहा है, एक्सपेक्टेड रेंट से. ठीक है. तो ऑब्वियसली अगर समझ लो एक्सपेक्टेड रेंट आपका
50,000 आएगा और मेरा एक्चुअल रेंट जो है वो 15,000 है सिर्फ, तो विच एवर इज हायर लेंगे तो अपने अल्टीमेटली 50,000 ही ले रहे हैं ना, है ना। तो देखो अब एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में हम लोग विच एवर इज हायर लेंगे, फिर हम लोग का आ जाता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या आ जाता है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाता है, ठीक है। अब फिर उसमें हम लोग लेस करते हैं म्युनिसिपल टैक्सेस पेड। मतलब मान लो अगर आप ओनर हो, आप अगर म्युनिसिपल टैक्स पे करोगे तो आपको इसका डिडक्शन मिलेगा, लेकिन अगर आपका टेनेंट पे कर रहा है म्युनिसिपल टैक्स तो फिर आपको इसका नहीं मिलेगा। मान लो आप अभी तक पे नहीं किए हो, ये आउटस्टैंडिंग है, तो भी आपको इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, पेड होना चाहिए, ठीक है। ये सब हो गया। अब फिर इसके बाद लेस करने के बाद आपका क्या आ रहा है? नैव आ रहा है। क्या आ रहा है? नैव आ रहा है, नेट एनुअल वैल्यू, ठीक है। अब फिर नेट एनुअल वैल्यू में हम लोग डिडक्ट करते हैं 30% ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है हम लोग को नैव का, ठीक है। 30% हम लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन लेते हैं और उसके बाद हम लोग लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। अब सुनो, ये जो चीज है ना, ये पूरा को हम लोग प्रॉपर एक बार समझेंगे कैसे क्या एंड एवरीथिंग। आप म्युनिसिपल वैल्यू समझ गए, आप फेयर रेंट समझ गए, हम लोग इसका दोनों का क्या लेते हैं? विच एवर इज हायर ले रहे हैं, फिर उसको अपने किससे कंपेयर कर रहे हैं? स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर कर रहे हैं, फिर क्या ले रहे हैं? विच एवर इज लोअर ले रहे हैं, फिर हम लोग का क्या आ जा रहा है? एक्सपेक्टेड रेंट आ जा रहा है। एक्सपेक्टेड रेंट को हम लोग एक्चुअल रेंट से कंपेयर कर रहे हैं, है ना। और फिर उसका विच एवर इज हायर ले रहे हैं, हम लोग का आ जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में हम लोग लेस करते हैं म्युनिसिपल टैक्सेस पे, फिर आ जाता है हमारा नेट एनुअल वैल्यू, उसमें लेस करते हैं 30% ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है नाफ को, और हम लोग क्या लेस करते हैं? इंटरेस्ट ऑन लोन लेस कर देते हैं, ठीक है। इससे हम लोग का आ जाता है क्या? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाता है, ठीक है। अब देखो कुछ कुछ पॉइंट्स आप लोग समझ गए हो कि म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट इज वेरी क्लियर। अब हम लोग कुछ बात करते हैं एक्चुअल रेंट का। एक्चुअल रेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? कितना आपको रेंट रिसीव हो रहा है प्लस कितना रेंट रिसीवेबल है, माइनस करते हैं अनरियलाइज रेंट। अनरियलाइज रेंट के बारे में मैं आगे चलकर बात करूंगी, अभी आप इतना समझ लो एक्चुअल रेंट क्या है, रेंट कितना रिसीव हुआ है, कितना रिसीवेबल है और कितना अनरियलाइज रेंट है वो अपने लेस कर देते हैं। अब म्युनिसिपल टैक्सेस का कुछ कुछ पॉइंट्स दिमाग में घुसा लो प्रॉपरली। क्या क्या? पहला कि अगर ओनर पे करेगा, अगर ओनर पे करेगा टैक्स तो ही उसको डिडक्शन मिलेगा, अगर टेनेंट कर रहे तो उसका डिडक्शन नहीं मिलता है, राइट। अब दूसरा चीज है कि अगर आपका परसेंटेज में दिया हुआ है कि आपका इतना परसेंटेज ऑफ म्युनिसिपल टैक्स आपको लेना है, तो आप किसका लोगे? आप म्युनिसिपल वैल्यू का लोगे। जो आपका म्युनिसिपल वैल्यू हम लोग लिए उसका परसेंटेज में उसका मतलब मान लो 10% दिया हुआ है, तो 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू इज योर म्युनिसिपल टैक्स, ठीक है। ये क्या होता है आपका? ये इसको हम लोग लोकल अथॉरिटी, ग्राम पंचायत, म्युनिसिपैलिटी जो है ये कलेक्ट करते हैं ये टैक्स को, ठीक है। प्रॉपर्टी टैक्स भी बोलते हैं, लोकल टैक्स भी बोलते हैं और हाउस टैक्स भी इसको बोलते हैं। वेरी क्लियर, वेरी वेरी क्लियर। सुनो ना, अब एक एग्जाम्पल देख लो छोटा सा। म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ फेयर रेंट मान लो 80,000 है, 90,000 विच एवर इज हायर ले लो, ठीक है। उसको कंपेयर करो स्टैंडर्ड रेंट से, आपका एक्सपेक्टेड रेंट आ गया, फिर एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर ले लिए, गैप आ गया, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड लेस कर दिए, फिर अपना क्या क्या आया गाइस? क्या आया? नैव आ गया, है ना। क्या आ गया? हमारा नैव आ गया। वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल गाइस, वेरी इजी, इजी पीजी। अब सुनो, अब क्या होता है अब समझो इंटरेस्ट, ठीक है। यहाँ पे हम लोग दो चीज लेस कर रहे थे। क्या क्या को लेस कर रहे थे हम लोग? हम लोग दो चीज लेस कर रहे थे यहाँ पे, 30% ऑफ नैव और इंटरेस्ट ऑन लोन, है ना। अब इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में बात करते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या बोल रहा है? सुनो ना, वो हाउस प्रॉपर्टी ना, वो हाउस प्रॉपर्टी जिसको अभी मैं रेंट में लगाई हुई हूँ, उसको बनाने के लिए मैं लोन ली थी, ठीक है। उसको बनाने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए आई हैव टेकन द लोन, राइट। तो उसमें मेरे को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, वो लोन का मेरे को उसको का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ना। तो वही है, वो जो इंटरेस्ट अपने पे करते हैं ना, उसका भी अपने को डिडक्शन मिलता है। तो ये जो आपको दिख रहा था ना यहाँ पे जो लेस किया हुआ है, ये क्या है? ये आपका इंटरेस्ट ऑन लोन है, जो आप लोन लिए हो। क्या चीज के लिए? वो हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड लोन लिए हो, या फिर उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए आप लोन लिए थे, या फिर आप परचेज करने के लिए लोन लिए थे, या उसके रिपेयर के लिए लिए थे, या फिर आप उसके रिनोवेशन के लिए लिए थे, किसी भी चीज के लिए अगर आप लोन लिए थे, उसका जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो उसका आपको यहाँ पे 24B में डिडक्शन मिलता है। क्लियर? समझ गए? समझ गए गाइस विथ मी ना। अब देखो, मान लो कि आप एक बैंक से लोन लिए, ठीक है, 12% का लोन लिए वहां से, ठीक है। आप उसको इंटरेस्ट पे कर रहे हो,
इंटरेस्ट पे कर रहे हो। अब क्या हुआ कि आपको पता चला यार एक्सिस बैंक में तो मेरे को 9% का लोन मिल जाता, तो आप एक्सिस बैंक से लोन लिए, ठीक है, और यहाँ का प्रीपे कर दिए। अब एक्सिस बैंक का लोन का इंटरेस्ट पे कर रहे हो, क्या उसका डिडक्शन मिलेगा? मतलब आप एक लोन लिए थे पहले और उसको आप दूसरे लोन से रीपे कर दिए, ठीक है, लोन लेकर। तो वो लोन, तो क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आप पहले जो लोन लिए थे वो किस चीज़ के लिए लिए थे, हाउस प्रॉपर्टी के लिए ही लिए थे ना, तो इस केस में भी आपको डिडक्शन मिल जाता है, ठीक है। दूसरा चीज़ आपका क्या है कि आप जो ये लोन है आप किसी से भी ले सकते हो, आप बैंक से ले सकते हो, आप एफआई से ले सकते हो, अपने फ्रेंड से ले सकते हो, अपने फैमिली से ले सकते हो, आप किसी से भी लोन लोगे तो उसका जब इंटरेस्ट पे करोगे उसका आपको डिडक्शन मिलेगा, उसका आपको डिडक्शन मिलेगा। अब इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ कुछ पॉइंट्स आप एकदम देख लो। क्या है? पहला कि आप इंटरेस्ट जो है आप किसी से भी लो आपको उसका डिडक्शन मिलेगा। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप सिर्फ बैंक और एफआई से लो, आप बैंक से लो, एफआई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लो, आप फ्रेंड से लो, फैमिली से लो, आप जिससे भी ले रहे हो लो लोन, आपको उसके इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। आप लोन किस चीज़ के लिए ले सकते हो? आप किसी चीज़ के लिए भी ले सकते हो, उसके परचेज के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, रिपेयर के लिए, रिनोवेशन के लिए, किसी चीज़ के लिए भी आप लोन ले सकते हो इसका, ठीक है। और सुनो, ये दो चीजें हुई। अगर मान लो आप कोई नॉन रेजिडेंट से अगर लोन ले रहे हो तो आप जब उसको इंटरेस्ट पे करोगे ना तो टीडीएस डिडक्ट होगा, तभी आपको उसका डिडक्शन मिलेगा। अगर आप टीडीएस अगर डिडक्ट कर रहे हो बाय पेइंग द इंटरेस्ट, तो फिर इन दैट सिनेरियो ओनली यू विल गेट डिडक्शन ऑफ दैट इंटरेस्ट, ठीक है। ये सब थी कुछ कुछ बातें। अगर मान लो कि आपका ड्यू है, आप पे नहीं किए हो, उस केस में भी आपको मिलेगा क्या? उसका डिडक्शन मिल जाता है, ठीक है, आपको तो भी मिल जाता है। क्लियर? वेरी क्लियर। अब सुनो, हम लोग बात करते हैं कितना तक का डिडक्शन मिलता है। अगर अपनी बात करें लेट आउट प्रॉपर्टी है या फिर आपका डीम लेट आउट प्रॉपर्टी है, ये सिनेरियो में आप कितना भी इंटरेस्ट पे करो हाउस प्रॉपर्टी, उस हाउस प्रॉपर्टी जिसको आप रेंट में लगा रहे हो, जिससे इनकम आ रहा है, आप उसको कितना भी आप इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी के लिए पे कर रहे हो, आपको उसका पूरा का पूरा डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है, पूरा डिडक्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का क्या सिनारियो होता है? अगर मान लो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, आप अपने घर के लिए लोन लिए थे जो कि सेल्फ ऑक्यूपाइड है, उस इसका भी इंटरेस्ट का आपको डिडक्शन मिलता है, लेकिन उसमें एक लिमिट होता है, आपको मैक्सिमम जो है ना 2 लाख तक का ही मिलेगा। कितना मिलेगा? मैक्सिमम 2 लाख का ही मिलेगा। बट ये 2 lakhs का भी डिडक्शन ओनली यू विल गेट व्हेन 3 conditions आर गेटिंग फुलफिल्ड। क्या है वो 3 condition? द लोन विच यू हैव टेकन फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी इज फॉर ईदर फॉर कंस्ट्रक्शन और फॉर परचेज, या फिर परचेज के लिए या फिर कंस्ट्रक्शन के लिए आप अगर लोन लिए थे और उसका इंटरेस्ट पे कर रहे हो तब। दूसरा, आप जो लोन लिए हो और आफ्टर 1/4/1999 लिए हो, ठीक है। और जो लोग आप मान लो अगर कंस्ट्रक्शन के लिए आप लोन लिए हो तो उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो 5 years में कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है, 5 years में कंप्लीट हो जाना चाहिए, तभी आपको 2 लाख तक का लिमिट मिलेगा इंटरेस्ट का, ठीक है। अगर मान लो कि आप जो लोन लिए थे वो आप रिपेयर या रिनोवेशन के लिए लिए थे, आप परचेज कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं लिए थे, आप रिपेयर रिनोवेशन के लिए लिए थे, इन दैट सिनेरियो क्या आपको 2 लाख तक का लिमिट मिलेगा? नहीं, उस केस में आपको सिर्फ 30,000 तक का ही मिलेगा, डिडक्शन अलाउ होगा, ठीक है। तो क्या है कि दो चीजें, अगर आपका एलओपी डीएलओपी है, लेट आउट प्रॉपर्टी है, डीम लेट आउट प्रॉपर्टी, कोई लिमिट नहीं है, फुल इंटरेस्ट आपका अलाउ हो जाएगा। लेकिन अगर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है उस केस में हम लोग देखेंगे क्या कि आपका जो लोन है क्या वो 1/4/1999 के बाद लिया गया है कि नहीं, ठीक है। क्या वो लोन जो है वो कंस्ट्रक्शन या परचेज के लिए लिया गया है? अगर वो कंस्ट्रक्शन से के लिए लिया गया है तो विद इन 5 years क्या आपका वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया? अगर ये तीनों सिनेरियो फुलफिल हो रहे हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में, तो आपका मैक्सिमम जो लिमिट है वो 2 लाख पर एनम है। कितना है? 2 लाख पर एनम है। मैक्सिमम लिमिट क्या है? 2 लाख पर एनम है। इन केस अगर ये तीनों में से कोई भी केस आपका फुलफिल नहीं होता है तो आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में कितना? मैक्सिमम सिर्फ 30,000 का आपको डिडक्शन मिलेगा। मैक्सिमम कितना? सिर्फ 30,000 का डिडक्शन मिलेगा। क्लियर? और एक चीज याद रखना, अगर आपका ना डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है तो अगर आपका जो टैक्स रिजीम है वो 115 BAC है, इन दैट केस ना आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलता है। याद रखना ये चीज, ठीक है, ये चीज आप याद रखना, ठीक है। अब आगे देखो,
अब देखो आपका अगर मान लो वो हाउस प्रॉपर्टी के लिए कोई और एक्सपेंसेस लग रहा है, रिपेयर, रिनोवेशन, इंश्योरेंस, पार्किंग, सोसाइटी, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, क्या ये सब का अलग से डिडक्शन मिलता है? नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि अपने देखे थे जब नाफ अपने कैलकुलेट करते हो उसमें एक 24A जो है ना वो आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन है, दैट इज 30% ऑफ नाव। ठीक है, उसमें आपका ये सारा चार्जेस कवर हो जाता है, इसीलिए वो वहां पे आपको 30% का रिडक्शन ऑलरेडी मिल चुका है, तो ये सारे का आपको कोई भी रिडक्शन नहीं मिलता है अलग से। क्लियर? अब सुनो, हम लोग एक्चुअल रेंट का पढ़े थे ना कि एक्चुअल रेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितना आपको रेंट रिसीव हो रहा है प्लस रेंट रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज्ड रेंट। ठीक है, अनरियलाइज्ड रेंट क्या होता है? सुनो ना, मान लो आप अपना घर को रेंट में लगाए और जो आपका टीनेंट था 9 महीने रहा, 6 महीने का रेंट दिया, 3 महीने का रेंट नहीं दिया, आप अपना अपनी तरफ से पूरा कोशिश किए कि आप रियलाइज उसको ले पाओ, बट द थिंग इज कि वो रियलाइज नहीं हो पाया हो। ठीक है, तो 4 केसेस होना चाहिए तब आपको अनरियलाइज्ड रेंट का मिल जाएगा डिडक्शन। क्या क्या है? पहला कि टीनेंसी जो है वो बोनाफाइड होना चाहिए, आप अपनी तरफ से पूरा स्टेप लिए थे कि वो जो टीनेंट है वो घर छोड़कर चला जाए, है ना। और फिर क्या है कि आपका आप उसको कोई और अपने घर पे रेंट में नहीं रखे हो। ठीक है, मतलब टीनेंसी जो है शुड बी बोनाफाइड, टीनेंट जो है शुड हैव वेकेटेड दैट प्रॉपर्टी, सच टीनेंट शुड नॉट ऑक्यूपाई एनी अदर हाउस प्रॉपर्टी ऑफ द सेम एसएससी। और चौथा हो गया क्या, अ रीजनेबल स्टेप हैज बीन टेकन फॉर reasonable step has been taken for recovery of unrealized rent। ठीक है, क्लियर? अब सुनो, अब तो हम लोग का सारा चीज ही क्लियर हो गया। म्युनिसिपल वैल्यू समझ गए, फेयर रेंट व्हिचएवर इज हायर, स्टैंडर्ड रेंट, फिर आपका आ जाता है एक्सपेक्टेड रेंट, उसको कंपेयर करते हैं एक्चुअल रेंट से, तो आपका आ जाता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, उसमें लेस करते हैं म्युनिसिपल टैक्सेस पेड। फिर अपने देख लिए कि स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन लोन भी देख लिए। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसको एक बार देखते हैं, समझने का कोशिश करते हैं। सुनो, मेरा घर है, दो घर है, एक बॉम्बे में है और एक दिल्ली में है। बॉम्बे में जो है मेरी फैमिली रह रही है और दिल्ली में जो है वो अनऑक्यूपाइड है। ठीक है, और मैं कहाँ रह रही हूँ? मैं रह रही हूँ चंडीगढ़ में। क्यों? क्योंकि मेरा वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है और मैं एक रेंटेड हाउस में रहती हूँ। ठीक है, बॉम्बे का घर लेने के लिए मैं 30 लाख का लोन ली थी 10% के इंटरेस्ट में। कब ली थी? 1/4/2024 में, और अभी तक कोई भी मेरा पे नहीं हुआ है। अभी तक कोई भी प्रिंसिपल अमाउंट आई हैवंट पेड। ठीक है, दिल्ली का केस देखिए तो हाउस प्रॉपर्टी आपका दिल्ली में है और ये मैं लोन ली थी रिपेयर के लिए, ली थी कितना ली थी? 5 lakhs ली थी एट द रेट 11% पर एनम। कब? 1/10/24। ठीक है, अब अपने को क्या कैलकुलेट करना है? 24B के हिसाब से कितना इंटरेस्ट आपका आएगा। ठीक है, कितना इंटरेस्ट आपका आएगा? तो सुनो ना, सुनो ना गाइस, तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? पहले तो देखोगे कि मेरा जो यहाँ पे घर है बॉम्बे का, उसका कितना आपका आ रहा है रेंट, कितना आ रहा है? 30 लाख इंटू 10% करो, करो करो, 3 लाख आया। लेकिन कितना तक का ही मिलेगा? 2 लाख ही मिलेगा। ठीक है, ये मेरा कौन से बॉम्बे वाले घर के लिए हो गया। और अगर आप देखो मेरे दिल्ली वाले घर के लिए, तो 5 लाख इंटू 11% कितना आ गया? 55,000। लेकिन सुनो ना, ये किसके लिए मैं लोन ली थी? ये रिपेयर के लिए। आपको याद आ रहा है इंटरेस्ट में अपने बात किए थे ना कि अगर आप रिपेयर पर्पज के लिए ले रहे हो तो 30,000 तक ही रिस्ट्रिक्टेड है। तो ऑल्दो मेरा 55,000 है लेकिन रिस्ट्रिक्टेड कितना है? 30,000 ही है। तो मेरे बॉम्बे वाले घर के लिए मेरे को 2 लाख तक का और मेरे दिल्ली वाले घर के लिए मेरे को 30,000 तक का डिडक्शन मिलेगा। टोटल कितना हो गया? 2,30,000। लेकिन मेरे जितने भी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी उसमें मिला के मेरा सिर्फ 2 लाख तक का ही डिडक्शन मिलेगा। तो कितना आ गया यहाँ पे? 2 lakhs। वेरी क्लियर? बहुत अच्छे समझ में आ गया ना? समझ गए? वेरी क्लियर। तो ये हम लोग का एक थोड़ा कॉन्सेप्ट था, क्या कि आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए क्या कि आपका डीम लेट आउट प्रॉपर्टी और लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए आप कितना भी इंटरेस्ट क्यों नहीं पे कर रहे हो, आपको उसका रिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड के प्रॉपर्टी के केस में क्या है कि अगर आपका 3 कंडीशन अगर फुलफिल हो रहा है तो उस केस में आपका 2 लाख तक का मैक्सिमम लिमिट है। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है कोई एक भी, तो आपका लिमिट कितना हो जाता है? 30,000 हो जाता है। 3 कंडीशन क्या था कि आप जो लोन लिए थे वो 1/4/1999 में या फिर उससे पहले लिए थे, या फिर आप जो लोन लिए हो वो आपका या फिर नहीं, आप जो लोन लिए हो वो आपके कंस्ट्रक्शन या परचेज के लिए लिए हो, और जो अगर आप लोन जो है वो कंस्ट्रक्शन के लिए लिए हो तो फिर आपका वो जो कंस्ट्रक्शन है वो 5 years में कंप्लीट हो गया है, तो उस केस में आपको 2 लाख तक का मिलता है। नहीं तो आपका कितना है? 30,000 है। ठीक है, ये एकदम क्लियर है? इंटरेस्ट एकदम क्लियर है ना?